हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों की व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 3 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न हुआ है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो ये मुर्शिद कुली खान यानी मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाबी शासन के संस्थापक थे और 1717 ईस्वी में फर्रुखासियर ने कुली खान को जफर खान की उपाधि प्रदान कर और उन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे वह एक ही समय के सूबेदार और दीवान दोनों पद धारण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और मुर्शिद कुली खान खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। वह 1717 से 1727 ईस्वी तक प्रांत का पहला स्वतंत्र नवाब बना। अगला है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो वो था भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में यूएसएसआर की मदद से किया गया था और इस संयंत्र में उत्पादन 4 फरवरी 1959 ईस्वी को शुरू हुआ और यह छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। और संयंत्र को कोक ओवन और कोयले रासायनिक संयंत्रों के विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर बाजार में उसे बेचा जाता है। और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो वो है विजेंद्र सिंह। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह थे, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों को मिडिलवेट करके 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और उन्होंने 20 अगस्त 2008 को क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर को दक्षिणी पूर्व कार्लोस गंगोड़ा को 9 से 4 से हराया और कांस्य पद जीत बने। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन के राज्यलीय जीव घोषित किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन यानी कि प्लैंटनिस्टा गैंगोटिका को राज्य के जलीय जीव के रूप में नामित किया। और गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नदियों में निवास करती है, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और केरुआ शामिल है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो वो किया गया प्रथम, यानी कि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बना और यह तेलुगु भाषी क्षेत्रों का मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। और इस गठन में आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत किया गया था, जिसे सितंबर 1953 में संसद द्वारा पारित किया गया था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। यह दूसरी बार में की अवधि तक के कारावास और या 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। तो ये है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष की अवधि तक के कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने के दंडनीय है। यानी मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने का सजा बढ़ाकर 6 महीने की कैद या पहले अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और दूसरे अपराध के लिए 2 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और नए अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग, ठीक है, नए अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग के मामले में सख्त दंड का कानून लागू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच
बीच बहती है। तो जो बीच बहती है वो है सिंधु। यानी कि सिंधु नदी तिब्बती पठार से निकलती है और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिलती है, जो कि जास्कर रेंज से निकलती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बलिस्तान से होकर गुजरती है और दर्दिस्तान क्षेत्र में झिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1958 ईस्वी में। यानी कंधार द्विभाषीय शिलालेख, जिसे चेहल जीना एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज 1958 में की गई थी और यह जो है यूनानी और आर्मिक भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध द्विभाषीय शिलालेख है, जिसे भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने 260 ईसा पूर्व के आसपास पत्थर पर लिखवाया था और यह अशोक का सबसे पहला ज्ञात शिलालेख है, जो उसके शासनकाल के 10वें वर्ष 2060 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है ओडिशा। यानी कि ओडिशा राज्य भारत के बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह भारत के कुल उत्पादन के आधे से अधिक का उत्पादन होता है और बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है और मुख्य बॉक्साइट बेल्ट कालाहांडी और कोरापुट जिले में है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 मई 1960 में। यानी कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया और इस गठन में सीमाओं के पास स्थित उत्तर और उत्तर पूर्व से भारतीय सुदूर क्षेत्रों से बनाए रखने और विकसित करने के लिए किया गया था। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है महाहिमालय। यानी कि ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है और हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर और अपनी निरंतरता बनाए रखती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो वो करवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यानी चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है और इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा के हैदराबाद स्थानांतरित करने का उपलक्ष्य में बनवाया था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर MT वासुदेवन नायर। यानी मैं आपको बता दूं कि मलयालम कवि और लेखक जी शंकर ग्रुप 1965 में सर्वोच्च भारतीय साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले प्राप्त करता और उन्हें उनके संकलन यानी ओड कुछल द बैमू फलूट के लिए पुरस्कार मिला जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अद्वितीय खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो नहीं आता है वो है बॉक्साइट। यानी कि वो खनिज जिन्हें कोई धातु नहीं होती अद्वितीय खनिज कहलाते हैं और अभ्रक, चूना, पत्थर, जिप्सम, हीरा आदि अद्वितीय खनिज के कुछ उदाहरण हैं और बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है और यह धात्विक एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है। इक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक लघु वित्त बैंक है जिसकी स्थापना इक्विटास के एक माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के रूप में 2007 में की है। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रसिद्ध लोकगीत गजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश में। यानी कि कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य और यह
प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मानसून के आगमन से ठीक पहले किया जाता है। गजरी शब्द का व्युत्पत्ति हिंदी शब्द गजरा से कोहल से हुई है। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो होसांग शाह ने, यानी कि होसांग शाह ने 15वीं शताब्दी में राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित किया और इसकी सबसे बड़ी भव्यता तक पहुंचाया। और होसांग शाह 1406 ईस्वी से 1435 तक मध्य भारत के मालवा सल्तनत के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान थे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस रेशेदार फसल यानी फियर क्रॉप का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? वो है जूट। तो हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो जो इनमें शामिल नहीं है वो है ईसाई। यानी मैं आपको बता दूं कि 1817 ईस्वी में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और रासायनिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। और जेम्स मिल के अनुसार भारतीय समाज में अंधविश्वास, जातिगत वर्जनाओं और धार्मिक असहिष्णुता का जो है वो बोलाबाला था। और उन्होंने महसूस किया था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुस्लिम और हिंदू निरकुंसों में के शासन में था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन यानी सेल्फ मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी साबरमती, यानी गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को 30 ईस्वी को गुजरात में अहमदाबाद के निकट साबरमती से नमक मार्च के साथ शुरू हुआ। और गांधी जी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा पर अरब सागर के तट पर वर्ती शहर दांडी के लिए निकले और उन्हें वहां नमक कानून तोड़ा। इनमें से किसकी स्थापना लिंग ऑफ नेशन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राज्य यूएन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका गठन राष्ट्र संघ के साथ पर किया गया था स्थान पर। और राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन के कड़ा विरोध किया था। और उन्होंने फ्रंटियर गांधी कहा जाता था और वह पश्तूनों के 20वीं सदी से अग्रणी नेता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWF में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये जो है वो केंद्रित है मानव अधिकार। यानी मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है और जो कि मानव अधिकारों को केंद्रित है। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो वो हैं फ्रांसीसी बुक्कानन, ठीक है, यानी डॉक्टर फ्रांसीसी बुक्कानन हैमिल्टन को सामान्यतः बुक्कानन के नाम से जाना जाता है। और बुक्कानन का 1794 में भारत है और 1815 में वहां से चले गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 4 से, यानी कि भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल हैं। और DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इनमें से एक स्पेनिश संविधान से लिया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो किए थे वियतनाम। ठीक है, यानी वियतनाम के ताओ टैन पार्क में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी का प्रतिभा का अनावरण किया गया। और विदेश मंत्री 15 से 18 अक्टूबर 2023 तक वियतनाम के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने संघर्ष और हिंसा के ग्रस्त आज की दुनिया में कूटनीति के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया है और सत्य, अहिंसा और लोगों की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी का योगदान। संयुक्त राष्ट्र में उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करके मान्यता दी। और यह प्रतिमा भारत में वियतनाम के बीच दोस्ती एक प्रतीकात्मक क्षण है और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा के संदेश रेखांकित करती है। बैंगनी क्रांति, ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को रूप में भी जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है लेवेंडर क्रांति। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और अरोमा मिशन के माध्यम से केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बैंगनी और लेवेंडर क्रांति शुरू की गई थी। और लेवेंडर एक फूल से संबंधित पौधा है जो कि मिंट फैमिली यानी पुदीना परिवार के वर्ग का है और इस पौधे की मीठी सुगंध आती है और इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लेवेंडर की खेती को बढ़ाना है। और भद्रभाव, जिसे छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, उसे गर्मियों के दौरान हल्की ठंडी जलवायु होती है जो कि लेवेंडर की खेती कलकत्ता के लिए आदर्श होती है। निम्नलिखित में से कोलकाता को ब्रज समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। यानी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जिसके बाद ब्रह्म समाज का नाम दिया गया और इसे मूर्ति पूजा, अर्थहीन संस्कार और कर्म कांडों के विरोध किया। ब्रह्म समाज में 2 सबसे प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो जो ग्रामीण गरीबी का कारण है वो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास, यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। नौकरी की सुविधा न होने का, कम वेतन, कम आय, सूखा चिकित्सा की सुविधा न होना और शैक्षिक सुविधाओं के कारण ग्रामीण लोगों को ग्रामीण से शहरी प्रवास की ओर जाने का कारण है। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। यानी मैं आपको बता दूं कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का गठन 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष निकाय के रूप में केंद्र सरकार और कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। और वित्त क्षेत्र के सुधारों पर रघुराम राज समिति ने 2008 ईस्वी में सबसे पहले FSDC का निर्माण प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री भारत के वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का अध्यक्ष होते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है शशि थरूर। यानी कि द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर द्वारा महाभारत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों के भारत साथ जोड़ने का प्रयास। और शशि थरूर 2009 में केरल के त्रिवंतपुरम संसदीय क्षेत्र लोकसभा सदस्य हैं। शशि थरूर ने अनेक पुस्तकें की रचना की, जिनमें से फैक्ट्स इंडिया, इन एरा ऑफ डार्कनेस, हवाई आई हिंदू एवं पैराडिक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शामिल। इस तरह से बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखे हैं। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है वो है 2, यानी 1 और 2 दोनों जो है वो सत्य है। यानी नगर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है और द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। भंसोत्थत पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उत्तखंड। यानी मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक पर्वत, ठीक है, भूमि के ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर विस्थापन से बनते हैं और भूमि के ऊपर उठे खंड को उत्खंड यानी हाष्ट के तथा नीचे धसे खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रावेन कहा जाता है। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित हैं राष्ट्रकूट से, यानी कि दंती दुर्ग शासनकाल 735 से 756 ईस्वी तक, जिसे दंती वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और मानेय क्षेत्र में राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे और चालुक्यों को हराने के बाद उन्हें राजधिराज के परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया, और जैसा कि अलोरा अभिलेख से वर्णित है। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है असम, यानी कि बागुरुम्बा असम का एक सांस्कृतिक नृत्य है जो कि स्वदेशी बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसे तितली नृत्य के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर बोडो महिलाएं अपने रंगीन पारंपरिक पोशाक और दोखाना और जो मगरा फसरा और अरुणाई पहनकर बागुरुम्बा नृत्य करती है, और बिसागु उत्सव में बागुरुम्बा लोक नृत्य किया जाता है। अगला है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। तो माप देती है जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व करता है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? तो नवरत्न का दर्जा दिया इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स, यानी कि सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया, और इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया, और एक अन्य PSU राइट्स ए प्रतिष्ठा मान्यता प्राप्त करने वाला 16वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गया है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक वंश के शासक थे, यानी किस वंश के शासक थे? तो ये थे पुष्यभूति, यानी कि राजा हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश के वर्धन वंश के संस्थापक जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, और हर्षवर्धन के 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर और दक्षिण पश्चिमी भारत से दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था, और उसकी राजधानी केनौज थी। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग युआंगचांग भी कहा जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन में हुआ था। और थोड़ा सा कहीं मेरा आवाज़ फंस रहा है, थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, क्यों थोड़ा सा गला में तो कहीं मेरा आवाज़ फंस रहा है। तो अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन में हुआ था? तो उनका गठन हुआ था 906 में, यानी कि 30 दिसंबर 906 में ढाका को नवाब आगा खान के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका इसमें मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा सुल्लीमुल्लाह आगा खाना, 3 हकीम अजलम खाना थे। किस संगीत निर्देशक को 2022 से 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया उत्तम सिंह को, यानी कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की, और वर्ष 2022 में लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। और संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों का समान राशि वर्ष 2022 से दोगुनी कर दी गई। अब राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एवं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 5 लाख रुपए के समान राशि, सम्मान पट्टिका एवं शॉल श्रीफल प्रदान किया जाएगा। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश,
यानी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचवीचे भारत के पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के निगमन के बाद 1986 में परियोजना शुरू की गई थी और पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से मध्य प्रदेश के बीजापुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मूल्य को कहा जाता है अवमूल्यन, यानी कि उपयोग, टूट फूट या अप्रचलन के कारण किसी परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य को मौद्रिक मूल्य के समय साथ घटता जाता है तो इस कमी को मूल्यह्रास के रूप में मापा जाता है। और यह एक परिसंपत्ति के लागत के उसके उपयोग जीवन के दौरान आवंटित करने की प्रक्रिया है और ताकि उसके खर्चों का राजस्व सृजन के साथ संरेखित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौरा एक भारतीय खेल है? तो ये भारतीय खेल है वल्लम कल्ली। ठीक है, यानी वल्लम कल्ली एक प्राचीन और पारंपरिक सर्प नौका दौड़ है जो कि केरल के सितंबर के महीने में ओणम त्योहार के 5वें दिन आयोजित की जाती है। और यह बोट रेसिंग के प्रकारों में से एक है जिसमें पैडल वाली युद्ध नौकाओं का उपयोग किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी के बोट रेस केरल के अल्पा पुझा के पास पुन्नमद्दा झील के आयोजित एक लोकप्रिय वल्लम कल्ली कार्यक्रम है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है जिसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। यानी कि न्यायिक समीक्षा विधायिकीय और कार्यपालिका के कृत्यों को उनके संवैधानिक वैधता निर्धारित करने की दृष्टि को देखने का न्यायालयों के अधिकार है और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब न्यायालय का मुकदमा चल रहा है। और न्यायिक समीक्षा को संविधान का एक बुनियादी ढांचा माना जाता है। और इंदिरा गांधी बनम राजनारायण केस 1975 में भारत के न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएस के संविधान से दिया गया है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। यानी वर्गीज कुरियन को भारत के में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कुरियन को 2 मिल्कमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। उन्हें भैंस के दूध से दूध का पाउडर बनाना इन सब कामों के लिए जो है वो प्रसिद्ध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155। यानी कि मैं आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यों में से राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर से सहमति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? प्रभाव में यह जो है सकारात्मक था। तो ये है जो सकारात्मक था वो है असहयोग आंदोलन। यानी असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होने के दृष्टिकोण से नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह प्रथम जन आंदोलन था। NCM के उद्देश्य स्वशासन और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एशियन गेम्स के इतिहास में जॉवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो वो बनी अन्नू रानी। यानी भारत की अन्नू रानी ने हांगझोई झोउ एशियाई खेलों के इतिहास रचते हुए जॉवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अन्नू रानी 62.92 मीटर दूर जॉवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इसी के साथ साथ अन्नू एशियाड में जॉवलिन थ्रो को स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। और श्रीलंका के नदीसा दिल्हान ने रजत पदक जीता और अन्नू का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक है। कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मोहिनी
अट्टम, ठीक है, यानी कि कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल की एक प्रमुख मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी और उन्हें 1997 से 98 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणु और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत सूजन की संदर्भित करती है? तो वो करती है हेपेटाइटिस। यानी मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस यकृत सूजन है जो कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं के कारण होती है, जिसमें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ घातक हो सकती है। और हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद हैं, जिनमें A, B, C, D और E रूप में माना जाता है। हेपेटाइटिस वायरस प्रकार B और C लीवर और सिरोसिस, लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों के आम करना है। संघ यानी फाइलम इकाइनोमेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो इनमें से जो विशेषता सही है वो है प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय समिति। यानी एकाइनोडर्म में लावा अवस्था में द्विपक्षीय समरूपता होती है और वयस्क अवस्था में रेडियल समरूपता दिखाते हैं। उनके पास एक सच्चा कोलम या शरीर गुहा होती है। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो निभाती है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण खंड है। शरीर में उपयोग किए गए प्रोटीन को अमीनो अम्ल को तोड़ता है और इसे अवशोषित करता है। इसका उपयोग मांसपेशियों और अंगों के निर्माण, हार्मोन, एंटीबॉडी बनाने, वसा रूप में संग्रहित करने और ऊर्जा के रूप में जलाने के लिए किया जाता है। और स्नायु प्रोटीन संश्लेषण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गहन व्यायाम के कारण मांसपेशी की क्षति की मरम्मत के लिए प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। दिया गया समीकरण संबंध का वर्णन करता है। तो दिया गया समीकरण संबंध का वर्णन करता है स्थित समय, यानी कि समीकरण S इक्वल टू U2, ठीक है, S इक्वल टू दूरी, U प्रारंभिक वेग और H इक्वल टू त्वरण, T इक्वल टू समय, ठीक है, यानी स्थिर समय। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? ठीक है, तो पहला लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को कम करके, हेमोग्लोबिन की बंधन को कम करके, श्वास दर में वृद्धि करके, मतलब इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है इन चारों को। तो मनुष्य बहुत ठंडे तापमान को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं? तो वो अनुकूलित करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हेमोग्लोबिन की बंध निष्क्रियता को कम करके और श्वास दर की वृद्धि करके, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हेमोग्लोबिन के बाध्यकारी आत्मीयता को कम करके और सांस लेने की दर में वृद्धि करके, उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कम आंशिक दबाव के संपर्क में आने से बाद में मनुष्य पर्याप्त ऑक्सीजन अनुसूचित करने के लिए अपनी सांस लेने की दर और गहराई को बढ़ाकर प्रतिक्रिया करता है। और परिसंचरण में बेहतर ऑक्सीजन वितरण लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन आत्मीयता वृद्धि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा बेहतर ऑक्सीजन स्थानांतरण और हवा के ऊपर उठने के लिए हेमोग्लोबिन की बाध्यकारी क्षमता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है वो है हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी वायुक्रमानुपाती होती है, तो वो होती है फोकस दूरी के वायुक्रमानुपाती होती है, यानी लेंस की शक्ति फोकस दूरी के वायुक्रमानुपाती होती है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर के माप से मापा जाते हुए नकारात्मक तथा सकारात्मक होता है, जो कि लेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो निर्भर नहीं करता वह उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है, यानी कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिस पर वस्तु गतिमान होती है। यदि किसी वस्तु का भार 200 N है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी G इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ठीक है, तो ये है 20 kg, ठीक है, 20 kg, यानी W इक्वल टू M गुना G, ठीक है, यानी कि 200 G इक्वल टू M गुना 10, ठीक है, यानी M इक्वल टू 200/10 इक्वल टू 20 kg, ठीक है।
प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, तो कभी नहीं पाया जाता है Ca, यानी कि कैल्शियम Ca प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह अन्य खनिजों के साथ संबंध रूप से उपस्थित होता है और कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 20 होता है और यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, वो है पेरेनेकाइमा, कोलोनोकाइमा और स्क्लेरोनाइकाइमा। यदि संवेग P और वेग भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा, तो प्रयुक्त सूत्र जो होगा वो है P/V, ठीक है, P/V। यानी साधारण अस्थायी ऊतक के 3 संवेग P और वेग V है तो द्रव्यमान M है, तो M = P × V, ठीक है, यानी कि M = P/V। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का pH मान न्यूनतम होगा, तो pH मान न्यूनतम होगा नींबू का रस, यानी कि नींबू के रस pH मान न्यूनतम होगा क्योंकि नींबू का रस अम्लीय होता है और अम्ल का pH मान 7 कम होता है, 7 से कम होता है। नींबू का pH मान लगभग 2 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है, लगभग 2 होता है। परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा 11, यानी कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व सोडियम क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 10 V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज के स्थानांतरित करने के कितना काम किया जाता है, तो कितना काम किया जाता है, तो वो है 40 J, यानी कि V = 10 वोल्ट, C = 4 कूलम, W = वाट, ठीक है, वाट। तो क्या है, W = V × C, ठीक है, यानी कि 10 × 4 यानी कि 40। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो उनमें मौजूद होते हैं N2 और S, यानी कि कोयला पेट्रोलियम जैसे जैविक ईंधनों में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन इत्यादि पाया जाता है, जबकि कैल्शियम तथा फास्फोरस नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, यानी कि यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान पर अतिरिक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित किया जाता है तो उससे उस वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 N है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा, तो इसका भार जो है वो 10 N होगा, ठीक है, 10 यानी 1/6 भाग होता है, ठीक है, 1/6 भाग होता है, तो 60 × 1/6, ठीक है, यानी कि 10। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है, तो जो संबंधित है वो है 13 और 31, यानी मैं आपको बता दूं कि परमाणु संख्या 13 वाला तत्व एल्युमिनियम तथा परमाणु संख्या 31 वाला तत्व कैलियम का समान समूह 3A के उपस्थित है। पौधे में किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक के ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन, ठीक है, यानी कि पौधे में किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया, तो प्रस्ताव दिया मोजले, ठीक है, यानी कि मोजले नामक रसायन शास्त्री द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया गया था। वर्तमान में मोजले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी का भी सर्वमान्य है। वो आवर्तबीजीय पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजीय पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है द्विबीजीय पत्री पौधे, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे आवृतबीजीय पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजीय पत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो वो पाई जाती है शुक्राणु, ठीक है, यानी कि नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणुओं में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है और प्रजनन के बाद उत्पन्न शिशु के गुणों को निर्धारित करता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो एक अणु में तो जो परमाणु होते हैं वो है 6, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं।
कार्य करने की गति कहलाती है, तो कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। ठीक है, यानी कि कार्य करने की गति को शक्ति कहा जाता है। इसे W में व्यक्त किया जाता है। इसे क्या W में जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो एक पुरुष का 1 दिन का काम, ठीक है, एक पुरुष का 1 दिन का काम इक्वल टू 1/12। ठीक है, हम 2 पुरुषों का 1 दिन का काम, 2 पुरुषों का 1 दिन का काम, तो 2/12 यानी कि 1/6। अब एक महिला का 1 दिन का काम, ठीक है, एक महिला का 1 दिन का काम, एक महिला का क्या लिखेंगे? एक महिला का 1 दिन का काम। और मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं लिखती नहीं हूँ सारे वर्ड्स को। मुझे जिस वर्ड्स को सॉल्व करना रहता है वही लिखती हूँ, तो इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिए, जो यहाँ पर बना रही हूँ उसे भी नोट कीजिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब एक महिला का 1 दिन का काम, ये तो 1 पुरुष और 2 पुरुष का काम निकल गया। अब एक महिला का 1 दिन का काम इक्वल टू 1/8, तो 3 महिला का 1 दिन का काम इक्वल टू 3/8। अब 2 पुरुषों और 3 महिलाओं का 1 दिन का काम लिखेंगे। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं का 1 दिन का काम इक्वल टू 1/6 प्लस 3/8 इक्वल टू 4 + 9/24। ठीक है, 24 यानी कि 13/24 यानी कि 11/13। ठीक है, किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य रुपए में पर बेचना है? तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 4 वस्तु का लिखेंगे, 4 वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य यानी कि इक्वल टू 100 ठीक है, 100 माइनस 19 गुना 1296। ठीक है, 1296। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि आप लोग नोट कीजिए, और नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि समझिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं उसको कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब इक्वल टू 100/81 गुना 1296। इन टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये। अब वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू 1600 गुना, ठीक है, 119। ठीक है, 1600 गुना 119/100। टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 190 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब वस्तु का विक्रय मूल्य 19% लाभ। ठीक है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे? 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि। ठीक है, इक्वल टू गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि 100 + 19 बटा 100 माइनस 19 गुना 1296। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 119/81 गुना 1296। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 119/81 गुना 1296। टोटल गुना करके डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 1904। एक धात्विक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन। क्या? घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन। तो 100 गुना 40 गुना 16 घन सेंटीमीटर। तो घन का किनारा
घन का किनारा इक्वल टू 3 ब्रैकेट किनारा, ठीक है, किनारा, आयतन, ठीक है, सॉरी आयतन, आयतन। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तीन, ठीक है, ब्रैकेट में 100 गुना 40 गुना 16, ठीक है, यानी कि 3 ब्रैकेट में 10 गुना 10 गुना 10 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6 गुना किनारा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 6 गुना 40 गुना 40 इक्वल टू 9600 वर्ग सेंटीमीटर। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 भाग 25% लाभ पर और शेष के 19% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत, यानी माना कि वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, यानी 1 रुपये नग, तो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 75 गुना 125/100 इक्वल टू 29.75 रुपये, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य लिखेंगे कि कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य इक्वल टू 93.75 प्लस 29.75 रुपये, ठीक है, यानी कि टोटल 123.5 रुपये। लाभ क्या है? 123 रुपया 5 पैसा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लाभ कितना है? लाभ इज इक्वल टू 123.5 माइनस 100, यानी कि 23.5 रुपये, यानी कि 23.5 रुपये, यानी कि 23.5%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक सही। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू 800 गुना 75/100 इक्वल टू 600 रुपये, ठीक है, 600। अब वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू लाभ, ठीक, माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है, यानी कि 600 माइनस 50 इक्वल टू 550 रुपये। अब लाभ हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू 5/550 गुना 100, 5/50 हो गया, यानी कि 100/11, ठीक है, 100/11, यानी कि 100/11 यानी 9%। अगला है 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में अपनी मूल धनराशि 36% अधिक हो जाएगी। यानी दर इक्वल टू क्या है? 6% है। दर इक्वल टू 6%, दर इक्वल टू 6%, यानी कि मूलधन इक्वल टू 100 रुपये, मूलधन इक्वल टू 100 रुपये। अब ब्याज क्या है? 36 रुपये की ब्याज क्या है? ये मूलधन ब्याज है 36 रुपये। समय इक्वल टू क्या करेंगे? समय इक्वल टू ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर, ठीक है, मूलधन गुना दर, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। मूलधन गुना 36 गुना 100, ठीक है, 36 गुना 100/100 गुना 6। अब टोटल को कर देंगे तो 6 डिवाइड करेंगे तो 6 बार 6 वर्ष। एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, उस संख्या का 58% कितना होगा? तो माना कि अपशिष्ट संख्या क्या है? x है, अपशिष्ट संख्या x है, तो क्या करेंगे? x गुना 83 माइनस
74 इजक्वल टू 72, यानी x गुना 9/100 इजक्वल टू 72 इजक्वल टू x। ठीक है, यानी कि 72 गुना 100/9, और 72 गुना 100/9 करके डिवाइड कर देंगे तो 800। ठीक है, 800। अब इसके आगे यहाँ तक आप लोग समझ गए। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलूँ कि अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक पूछिए, और स्पेस ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, वरना मैं नहीं मिटा दूँ, तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 58% का 800। ठीक है, 58% का 800। ठीक है, 800, तो 800 गुना 58/100। ठीक है, 800 गुना 58/100 करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 464। मान लीजिए कि x इक्वल टू 333 के पावर 24 प्लस 266 के पावर 40 है, तो x का मान, इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो इकाई का मान क्या? तो 3 के पावर 1 करेंगे तो 3, और 3 के पावर 2 करेंगे तो 9, और 3 के पावर 3 करेंगे तो 27। 3 का क्यूब 27। 3 के पावर 4 करेंगे तो 81, और 3 के पावर 5 करेंगे तो 343। तो 633 के पावर 24, 633 के पावर 24 का इकाई अंक 3 के पावर 24 का इकाई अंक, यानी 3 के पावर 4 का इकाई इक्वल टू 1, तो 24/4 इक्वल टू शेषफल 0। तो 266 के पावर 40 का इकाई 6। ठीक है, तो x का इकाई इक्वल टू 1 + 6 इक्वल टू 7। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी है। दोनों ने अपने अपने हिस्सों में 1,000 रुपये दान कर दिए। अब ए और बी के हिस्से का नया अनुपात क्या होगा? तो ए और बी का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी का अनुपात क्या है? 20:23। ठीक है, 20:23 अनुपातिक योग, तो 20 + 23 इक्वल टू 43। ए का हिस्सा, ठीक है, ए का हिस्सा इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? 20/43 गुना 21,500। ठीक है, 21,500 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया। ए का हिस्सा 10,000 रुपया। अब बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा तो 23/43 गुना 21,500, यानी कि 11,500 रुपये। 11,500 रुपये, तो 10,000 माइनस 1,000 अनुपात 11,500 माइनस 1,000। ठीक है, यानी कि टोटल दोनों को माइनस करने के बाद 9,000 अनुपात 10,500, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 6:7। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है? शेषफल क्या? 1 बचता है। शेषफल जो है वो 1 बचता है। तो सबसे पहले 16, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? भाजकों का लघुत्तम संख्या, यानी 16, 24, 40, 60। मैं इसको थोड़ा और छोटा छोटा लिखूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। 16, 24, 40, 60 और 72। ठीक है,
72। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 8, 12, 20, 32, 36। ठीक है, 36, 2, 4, 6, 10, 16, 18। ठीक है, फिर इसको 2 से कर देंगे, 2, 3, 5, 8, 9। फिर इसको हम लोग 3 से कर देंगे तो 2, 1, 5, 4, 3। ठीक है, हो गया। इसके बाद टोटल को गुना कर देंगे, कितना आया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इसको यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब टोटल कितना था, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, टोटल को गुना करने के बाद कितना आ गया 2880। अब हमारे पास अपशिष्ट संख्या एक शेषफल बचता है तो क्या करेंगे, अपशिष्ट संख्या इक्वल टू 2880 प्लस 1 यानी कि 2881। ठीक है, 2800। 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत तीसरी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 77, 163 और 138 होता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दी गई संख्या ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है, जैसे कि ए बी सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी बटा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 77 है तो इसको हम लोग 177 लिखेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 354। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। अब b प्लस सी बटा 2 प्लस ए इज इक्वल टू 163। ठीक है, यानी कि b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 326। दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा, अब c प्लस ए बटा 2 इज इक्वल टू 138, यानी कि c प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 276। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, तीनों को जोड़ने पर तो 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू, यहाँ तक आप लोग समझ गए। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं मिटाती हूँ, तो आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। अब तीनों को जोड़ने पर तो 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 354 प्लस 326 प्लस 276, यानी कि 4 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 956। ठीक है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 956 बटा 4। ठीक है, यानी कि 239। ठीक है, 239 समीकरण 4 हो गया ये। ठीक है, 239। अब समीकरण 1 में से समीकरण 4 को क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 4 कर देंगे, यानी कि c इज इक्वल टू 354 माइनस 239 इज इक्वल टू 115। ठीक है, 100। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 4 कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 4, यानी a इज इक्वल टू 326 माइनस 239 इज इक्वल टू
87। अब इस समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 इक्वल टू बी इज इक्वल टू 276 माइनस 239 इक्वल टू 37। ठीक है, 37। ठीक है, 37। तो इन तीनों का हो गया। तो इसमें क्या और 3 संख्याएं दी गई, इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे संख्याओं से जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल इतना। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 115। 24,000 रुपये की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 16% ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि रुपए में प्राप्त होगी? दशमलव के 2 स्थान तक सही है। सही। ठीक है, तो दर क्या है? 16% वार्षिक और 4%, 16% वार्षिक और 4% त्रैमासिक। समय कितना है? 9 माह और 3 माही। ठीक है, 3 माही। तो मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100। ठीक है, समय यानी कि 24,000। ठीक है, 24,000 ब्रैकेट 1 प्लस 4 बटा 100 समय का की। ठीक है, क्यू। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब 24,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा 25 का क्यू। ठीक है, यानी कि 24,000 गुना 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25, यानी टोटल कितना आ गया? 26,996 टोटल को गुना करने पर 26,996.74 रुपये। ठीक है, 26,996.74 रुपये। यदि 144 बटा 0.144 इक्वल टू 14.4 बटा x, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? x गुना, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से x गुना 144, ठीक है, इक्वल टू 14.4 गुना 0.144। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 14.4 गुना 0.144 बटा 144 इक्वल टू 144 गुना 144 बटा 144 गुना 10,000। ठीक है, 10,000 इक्वल टू 144 बटा 10,000। ठीक है, देन टोटल कितना आ गया? इन सबको डिवाइड कर देंगे तो 0.0144। स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर घंटा जलधारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जलधारा की चाल किलोमीटर घंटा में कितनी है? तो माना धारा की चाल x किलोमीटर घंटा। ठीक है, माना धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर घंटा। तो अनुप्रवाह चाल क्या है? अनुप्रवाह चाल इक्वल टू 16 प्लस x। ठीक है, अनुप्रवाह चाल इक्वल टू 16 प्लस x किलोमीटर घंटा। तो समय 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 गुना 3/4 घंटे। ठीक है, घंटे यानी कि 7/4 घंटे। तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय इज इक्वल टू 16 प्लस x इज इक्वल टू 35 गुना 4/7। ठीक है, यानी कि डिवाइड कर दिए तो 20। यहाँ तक आप लोग समझ गए? 20। तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर
घंटा। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, इसकी लंबाई इक्वल टू 3x - 4, ठीक है, मीटर। आयत का परिमाप कितना है 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस इक्वल टू 28, ठीक है, यानी कि लंबाई प्लस इक्वल टू 14, 28/2 कर दिया तो 14। अब 3x - 4, ठीक, प्लस x इक्वल टू 14, 4x इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, ठीक है, यानी x इक्वल टू 18/4 इक्वल टू 9/2 चौड़ाई, ठीक है, 9/2 क्या हो गया चौड़ाई, 9/2 चौड़ाई। तो लंबाई इक्वल टू, ठीक है, लंबाई इक्वल टू 3x - 4, 3x - 4 इक्वल टू 3 गुने 9/2 -4, यानी कि 27 - 8/2 यानी 19/2, 19/2। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई यानी 19/2 गुना 19/2 यानी 71/4, 71/4 को डिवाइड करेंगे तो 42.75 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 + 2 + 3 प्लस, वहाँ पर नहीं है, मतलब इस तरह से है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 1 + 2 + 3 30 + 1 30, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 + 29, ठीक है, 30 + 29 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 30 + 31, ठीक है, 1 + 2 + 3 29 + 30, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। यानी 31 ब्रैकेट में 31 प्लस 1 ब्रैकेट बटा 2 प्लस 30 ब्रैकेट में 30 प्लस 1 1/2 यानी कि 31 गुना 16 प्लस 31 गुना 15 इक्वल टू 31 ब्रैकेट में 16 प्लस 15 यानी 31 गुना 31 इक्वल टू 961। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है तो उसी समय में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी चाल जो है हमें ज्ञात करनी है। इसकी चाल जो है हमें ज्ञात करनी है। तो माना गति क्या है v किलोमीटर घंटा। ठीक है, v किलोमीटर घंटा। तो क्या करेंगे 30 गुना v माइनस 30 गुना, ठीक है, 30 गुना ब्रैकेट v माइनस v बटा 15 ब्रैकेट इक्वल टू 10। ठीक है, 10 यानी कि 30 v, ठीक है, 30 v इक्वल टू 30 गुना 14 v बटा 15, 14 v बटा 15 इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 30 v माइनस 28 v इक्वल टू 10 यानी कि 2 v इक्वल टू 10 यानी
v इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर घंटा। यदि एक्स वाई से 40% कम है तो एक्स वाई एक्स से कितना अधिक है? तो एक्स वाई से 40% क्या है? कम है, ठीक है। और एक्स वाई से अधिक है, लिखेंगे एक्स वाई से 40% क्या है? कम है, और वाई एक्स से अधिक है। तो क्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 40/100 माइनस 40 गुना 100, ठीक है, 100, ठीक है। यानी इज इक्वल टू 40/60 गुना 100 इज इक्वल टू 200/3 इज इक्वल टू 66 गुना 2/3%। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो तो राशि बढ़कर हो जाएगी। यानी कि ब्याज क्या है? ब्याज इज इक्वल टू 920 माइनस 800 इज इक्वल टू 120 रुपया है, ठीक है। तो दर इज इक्वल टू क्या होता है? दर इज इक्वल टू ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय इज इक्वल टू 120 गुना 100 बटा 800 गुना 3 इज इक्वल टू 5%, ठीक है, 5%। अब नया दर, ठीक है, नया दर इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9%। तो ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है, इज इक्वल टू 800 गुना 9 गुना 3/100। टोटल को गुना करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 216 रुपये, ठीक है, 216 रुपये, 216 रुपये, 216 रुपये। अब मिश्रधन इज इक्वल टू क्या करेंगे? मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 800 प्लस 216 इज इक्वल टू 1016 रुपये। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी दर में 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताई चक्रवृद्धि ब्याज और इन सारे मैथों को, तो आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व हो भी जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवाल जो है कैसे बन रहे हैं, तो उनको और अच्छे से विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, और अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं भी होता है तो भी बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और मैं हर दिन हर अपने वीडियो में 2-3 सवाल जो है आप लोगों को देती हूँ, इसलिए देती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसलिए देती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से कितना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसलिए मैं देती हूँ ताकि आप लोग उसको खुद से बनाए, ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि नहीं, आप लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग सफल हो रहे हैं, ठीक है। यदि त्रिज्या की आय मीना की आय से 9 गुना 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है, ठीक है। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 गुना 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, ठीक है। तो ऋचा की आय मीना की आय से कितना है? इतना अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका निकालेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100/11, ठीक है, गुना 100/100 प्लस 100/11, यानी कि 100/11 गुना 11/1200 गुना 100, ठीक है। 100 इज इक्वल टू, इसी लाइन में मैं इसको लिखने की कोशिश करती हूँ, 100/12, ठीक है, 100/12 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 गुना, ठीक है, 4/12,
यदि ब्रैकेट 45 प्लस 125 17.89 है तो एक ब्रैकेट 180 प्लस 80 का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दें। ठीक है, तो 45 प्लस, ठीक है, इतना है। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट 5 प्लस 5 ब्रैकेट 5, ठीक है, 5 इक्वल टू 17.89, ठीक है, 17.89, यानी कि ब्रैकेट 5 इक्वल टू 17.89 बटा 8, ठीक है। इसी तरह से ब्रैकेट 180 प्लस ब्रैकेट 80 है, ठीक है, 80 है। एक ब्रैकेट 180 प्लस ब्रैकेट 80, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट 36 गुना 5 प्लस ब्रैकेट 16 गुना 5, ठीक है, यानी इक्वल टू 6 ब्रैकेट 5 प्लस 4 ब्रैकेट 5, यानी 10 ब्रैकेट 5, ठीक है, इक्वल टू 10 गुना 17.89 बटा 8, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। दस गुना 17.89 बटा 8, ठीक है, इक्वल टू 17.89 बटा 8 इक्वल टू 22.36, ठीक है, 22.36 यानी कि 22.4। 1.23657657 को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? तो 1.23657657 है, ठीक है, तो इसे हम लोग 1.23657657 इक्वल टू 1.236557 माइनस 123 बटा 99,900 इक्वल टू 23,534 बटा 99,000, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कितना, इस तरह। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य को कितने, ठीक है, एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ प्राप्त हो सके। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है, माना वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, तो वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, वस्तु के अंकित मूल्य 100 रुपये, यानी x इक्वल टू 75%, ठीक है, इक्वल टू 100 प्लस 12, ठीक है, यानी कि 75x बटा 100 इक्वल टू 112, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद x इक्वल टू 112 गुना 4 बटा 3 इक्वल टू 448 बटा 3 रुपये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपशिष्ट निकालने के लिए, तो 448 बटा 3 माइनस 100, ठीक है, यानी कि 448 माइनस 300 बटा 3 इक्वल टू 148 बटा 3, ठीक है, यानी डिप कर दिए तो 49 1 बटा 3। एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है और स्थित जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो धारा क्या है, 3 किलोमीटर, धारा की गति इक्वल टू 3 किलोमीटर घंटा, शांत जल में आदमी की गति क्या है, 6 किलोमीटर घंटा। तो अनुप्राय यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस 6 तो 9 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब अपशिष्ट समय इक्वल टू दूरी बटा क्या कर देंगे, दूरी बटा
गति, ठीक है, यानी कि 37/9, 37/9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना 1/9, 4 गुना 1/9 घंटा। यदि J = 17 N = 13 है तो जूनियर क्या होगा? तो जैसे कि अल्फ़ाबेट में J 17 और N 13, N विपरीत है M से, तो M क्या है 13 है। उसी प्रकार से जूनियर का जो है वो होगा 17 6 13 18 12 9, ठीक है, 17 6 13 18 12 9, और ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार लिखा गया है। राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक से और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर उसी सुमित को ना हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों का क्रम प्रदर्शित करेगा? तो इसमें करेगा हार्दिक, राम और सुमित, हार्दिक, राम और सुमित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16/4 गुना 2 - 5 + 1 के बराबर है? ठीक है, 16/4 गुना 2 - 5 + 1, ठीक है, यानी कि 16 गुना 1/4 गुना 2 - 5 + 1, यानी कि 9 - 5 = 4 4। तो इसमें जो इसमें होगा इस तरह से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा। विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि उनमें से एक असंगत है। उस नदी का चयन करें जो असंगत है, ठीक है। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है और शेष हिमालय नदी के उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें जो भिन्न है, असंगत है, वो है गोदावरी। दिए गए विकल्प में संख्या के उस समूह का चयन कर जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 3 8 4 6 38 46 9 64 16 36 25 1 64 49, ठीक है। तो 9 64 16 36, ठीक है, 9 64 16 36 है, ठीक है। तो 9 ब्रैकेट 3, ठीक है, 64 ब्रैकेट 8, 16 ब्रैकेट 4, ठीक है, 36 तो 6, ठीक है। इस तरह से उसी तरह से 25 1 64 49 है, ठीक है। तो ब्रैकेट 25 का 5, एक ब्रैकेट 1 का तो 1 ही हो जाएगा, फिर 64 है ब्रैकेट 64 का तो फिर 8, ठीक है, और 49 है तो 7, ठीक है, ये हो गया। अब तो इसका क्या हो जाएगा 51 87। यदि OFGM और ICMP है तो KDE क्या होगा, ठीक है। तो जैसे OFG = M, ICM = P, यानी कि 6 + 7, ठीक है, F और G, ठीक है, = 13, यानी M क्या है 13 है, ठीक है। उसी तरह ICM है तो C 3 पे है, M 13 पे है, ठीक है। C क्या है 3 पे है और M 13 पर है, तो 16 पर क्या है P है। उसी तरह से KDE है, ठीक है, KDE है तो E कितने स्थान पे है, चौथे पर, और E जो है 5वें पर, यानी कि 9। तो I क्या है 9वें स्थान पर है, ठीक है। I क्या है, I जो है वो 1। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है दूसरे पद से पहले पद का, यानी EIOR HFRO और JLQW है। तो जैसे E के 3 अंक के बाद H आता है, ठीक है, E के 3 अंक के बाद H आता है, ठीक है। उसी तरह से और IF के ठीक 3, ठीक है, F के ठीक 3 अंक के बाद I आता है, लेकिन यहाँ पर पहले IF ही F है, यानी -3 पर है। O के ठीक 3 अंक के बाद R आता है, ठीक है, लेकिन O के 3 अंक के बाद जो है वो R आता है, ठीक है, यानी कि
जैसे ई के 3 अंक के बाद जो है वो एच आता है, ठीक है। उसी तरह से पहले एफ आता है, फिर तो आई के 3 अंक एफ आता है, ठीक है। उसी तरह से ओ के 3 अंक के बाद जो है वो आर आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आर के ठीक 3 अंक पहले जो है ओ आता है, इस तरह से है। तो उसी तरह से जे एल क्यू डब्ल्यू है, तो इसी तरह से एक एक 3 अंक के आगे पीछे लेंगे तो एम आई टी टी, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28 16 36 लिखा जाता है और थ्राउ को 12 25 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लैपटॉप को 28 16 36 लिखा गया है, ठीक है। तो थ्राउ को 12 25 36 लिखा, उसी प्रकार मेंबर को हम लोग लिखेंगे 13 5 13, ठीक है। 13 5 13 2 5 18, ठीक है। अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार लिखेंगे इसको। तो इसमें 31 10 15, ठीक है। 31 10 15। यदि 67 इजकल टू 1764 है, 93 इजकल टू 729 है, तो 74 का मान विकल्पों में से किसके बराबर है, ठीक है। तो जिस प्रकार 67 इजकल टू 1764 है, यानी कि 6 गुना 7, ठीक है। 6 गुना 7 इजकल टू 42, ठीक है। 42 और 42 के स्क्वायर कर देंगे तो 1764, ठीक है। उसी तरह से 93 इजकल टू 729 है, यानी कि 3 गुना 9, ठीक है। तो 9 27, ठीक है। और 27 के स्क्वायर कर देंगे तो 729। उसी तरह से 74 है, तो 74 गुना 4, यानी 7 चौका 28, तो 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर कर देंगे तो 784। लड़कियों की एक पंक्ति में फतिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पंक्ति में मौजूद कुल लड़कियों का क्या है, हमें संख्या को है ज्ञात करना है। तो बाएं छोर से 15वें स्थान पर और दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो क्या कर देंगे 15 + 9, ठीक है। 15 + 9 - 1 कर देंगे, यानी कि 24 - 1 इजक्वल टू 23। यदि 34, ठीक है, 34 @ 24, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह 6 #5 इजक्वल टू 131 और 15 @ 18 प्रश्नवाचक 3 #9 इजक्वल टू 81, तो व्यंजक 17 @ 72 प्रश्नवाचक चिन्ह 9 #5 का मान दी गई संख्याओं में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहला है 34 24 6 5, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 34 गुना, ठीक है, 34 गुना 24 भागा 6 - 5, ठीक है। यानी कि 34 गुना 24 गुना 1/6 - 5 इजक्वल टू 34 गुना 4 - 5, यानी कि 136 - 5 इजक्वल टू 131, ठीक है। 131 ये हो गया, पहला का आ गया। इसी तरह से दूसरा को सॉल्व करेंगे। 15 × 18 3 9 है, ठीक है। तो 15 गुना 18, ठीक है, 15 गुना 18 भागा 3 - 9, ठीक है। यानी 15 गुना 18 गुना 1/3 - 9, ठीक है। यानी 15 गुना 6 - 9, ठीक है। यानी कि 90 - 9 इजक्वल टू 81, ये हो गया दूसरा। अब इसी तरह से तीसरे को भी सॉल्व करेंगे तो इसका मान दी गई संख्याओं में से ज्ञात होगा। तो 17 72 9 5 है, ठीक है। यानी कि 17 गुना 72 भागा 9 - 5, ठीक है। यानी कि 17 गुना 72, ठीक है, 17 गुना 72 गुना 1/9 - 5, यानी कि 17 गुना 8 - 5 इजक्वल टू 136 - 5 इजक्वल टू 131।
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले शब्द का है, यानी कि तितिक्षा और तितिक्षा और टाइटिस्का और हर्षिता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो है तितिक्षा हर्षिता जिस अल्फाबेट के नंबर के अनुसार जो है दिए गए हैं, तो इस पे जो होगा वो HAATRISH। ठीक है, और ये सारे सवाल मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि ये सारे सवाल रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये सारे मैं कितने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो फिर भी जो है वो शायद कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो ये सारे सवाल जो है वो समझने के लिए दिमाग से अगर हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ ताकि समझ में आए। अगर फिर भी जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है या किसी सवाल को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का अगले वीडियो में कोशिश करूँगी। यदि किसी कूट भाषा में वुमेन को XMPS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो वुमेन यानी कि W के बाद X आता है। ठीक है, O के बाद O के 2 अंक पहले M आता है, M के 3 अंक बाद P आता है, E के 4 अंक पहले A आता है और N के 5 अंक बाद S आता है। उसी तरह से ट्रेंड जो है तो T के 1 अंक बाद U आता है। ठीक है, R के 2 अंक पहले P आता है, E के 3 अंक बाद H आता है और N के 4 अंक पहले J आता है और D के ठीक 5 अंक बाद I आता है। तो इसे क्या लिखेंगे UPH। ठीक है, UPHGI। संख्या के उस समूह का चयन करें जो अन्य समूहों से असंगत है। ठीक है, यानी कि 63 91। ठीक है, 63 91 है। ठीक है, तो 63 इक्वल टू 7 गुना 9, 9 7 63 और 91 इक्वल टू 7 गुना 13। ठीक है, उसी तरह से 50 50 पहला हो गया। अब दूसरा है 50 85 है। ठीक है, 50 85 है, 5 गुना 10 तो 50। ठीक है, और 5 गुना 17 तो 85 है। उसी तरह से फिर 32 और 48 है। ठीक है, यानी 16 गुना 2 इक्वल टू 32। ठीक है, 16 गुना 2 इक्वल टू 32 और 16 गुने 3 इक्वल टू 16 3 48। तीसरा हो गया। अब 14 और 27 है, तो 2 गुना 7 इक्वल टू 14 और 9 गुना 3 इक्वल टू 27। तो इसमें कौन सा भिन्न है, जो इसमें 14 और 27 जो है वो भिन्न है। ठीक है, बैठक स्थल पर 8:50 बजे। ठीक है, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचने से राजेश स्वयं को 40 मिनट की देरी से आने वाला व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पता है। बैठक का तय समय क्या था। ठीक है, बैठक का तय समय क्या था, तो उसका तय समय 8:20 था। ठीक है, 8:20 था, क्योंकि बैठक के स्थल पर राजेश 8:50 - 20 सेकेंड यानी 8:30 AM में पहुंचा। राजेश 40 मिनट देरी से आए व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो इसका अर्थ है कि राजेश 10 मिनट देरी से पहुंचा। तो 8:30 - 10 कर देंगे तो 8:20। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से है। हिमालय, गंगा और सतपुड़ा। तो जिस प्रकार गंगा हिमालय से निकलती है उसी प्रकार नर्मदा सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, नर्मदा सतपुड़ा से निकलती है। एक विशिष्ट कूट भाषा में एक विशिष्ट कूट भाषा WMHK RDFL को RGACMXYD लिखा जाता है, उसी भाषा में रेस्टिक्यूलम मन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, रेस्टिक्यूमन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा MELFKFF। 7 व्यक्ति MNOPQR तथा S एक सीढ़ी पर एक से ऊपर
ए के ऊपर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं तथा एम क्यू के ठीक ऊपर बैठे हैं। ओ एम के नीचे बैठा है, एन एम के ऊपर बैठा है। पी तथा एस किसके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो सिर्फ 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य बैठे हैं, ठीक है। सिर्फ 4 व्यक्ति क्या है, ओ और आर के मध्य बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य बैठे हैं। तो एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा है, तो ओ एम के नीचे बैठा है, एन एम के ऊपर बैठा है, तो पी और एस के बीच मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी जेड एच सी एक्स एल एफ भी पी एल, ठीक है, भी पी एल। तो जेड एच सी है, एक्स एल एफ है, ठीक है। तो जेड के 2 अंक पहले एक्स आता है, ठीक है। एच के 4 अंक बाद एल आता है और सी के ठीक 3 अंक के बाद जो है वो एफ आता है, ठीक है। सी के ठीक 3 अंक के बाद एफ आता है, तो भी पी एल है, ठीक है। तो भी के ठीक 2 अंक पहले टी आता है, पी के ठीक 4 अंक बाद जो है वो टी आता है, एल के ठीक 12 अंक के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो टी टी एक्स। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का। 7, 14, 21, 28, ठीक है। तो 7 + 7 14, ठीक है। 14 + 7 21, ठीक है। 21 + 7 28, 28 + 7 35। 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और नजदीकी सदस्यों के बीच दूरी एक समान है। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं तथा जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में है बैठा, ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दिए गए कथन के सही कथन पर चयन करें, ठीक है। सही कथन पर चयन करें, तो इसमें जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या का 4, 9, 25, 49, 121, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। 7 के स्क्वायर 49, 11 के स्क्वायर 121, 13 के स्क्वायर 169। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है, यानी 47, 58, 71, ठीक है। तो 47 + 11 = 58, 58 + 13 = 71, ठीक है। 30 + 11 = 41 और 41 + 13 = 54। 41 + 11 = 52, 52 + 13 = 65। 23 + 11 = 34, 34 + 15 = 49। ए बी सी डी ई एफ और जी नामांकन 7 छात्राओं के समूह से 2 टीमें बनाई जानी है। प्रत्येक टीम के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। ए और बी एक टीम में नहीं हो सकते। सी ई के साथ नहीं रखा जा सकता। डी और जी को एक साथ रखा जाना चाहिए। एफ और डी एक साथ नहीं हो सकते। ई और डी एक साथ रखा जाना चाहिए। ए एफ के साथ रखना है। तो बाएं दाएं की ओर आंकड़े के अनुसार इनमें से कौन सी टीम गठित 2 टीमों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर टीम ए जो है ए सी एफ और टीम बी जो है बी डी ई जी है, ठीक है। बी डी ई जी है, तो जो इसमें है वो है ई डी जी बी। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 6, 30, 210 और 30,030, ठीक है। तो 2 × 3 = 6,
6 × 5 30, ठीक है। 30 × 7 210, 210 × 13 तो 30,000 30, ठीक है। 30,000 30 × 7 तो 210, ठीक है। 30 × 7 तो 210, 210 × 11 तो 2310 और 2310 × 13 इजिकल टू 30,030, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा 2310। निम्नलिखित श्रृंखला में सलूप संख्या का 41, 83, 168, 339, ठीक है। तो 41 × 2 + 1 इजिकल टू 83, 83 × 2 + 2 इजिकल टू 168, 168 × 2 + 3 इजिकल टू 339, 339 × 2, 339 × 2 + 4 इजिकल टू 682। एक फोटो की ओर इंकित करते हुए सुनीता ने कहा, वो मेरे देवर की इकलौती बहन है। फोटो वाली महिला सुनीता की किस प्रकार संबंधित है? तो देवर की इकलौती बहन का अर्थ हुआ सुनीता की ननद, ठीक है। सुनीता की ननद। प्रश्न में 2 कथन दिए गए जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको उन कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह समानता ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत है। आपको यह बताना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से, यदि कोई हो तो दिए गए कथनों के अनुसरण करते हैं। तो कुछ दूध पनीर और समस्त पनीर कड़ी, कुछ कड़ी दूध और कुछ पनीर दूध, ठीक है। तो इस कथन में जो है मैं आपको बता दूं कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। दोनों एक निश्चित कोण में एब का अर्थ भागा एन का अर्थ गुना, ओ का अर्थ प्लस और पी का अर्थ माइनस 27 एम एन 3 एन 5 पी और 60 6 ओ और 9 का मान कितना होगा, ठीक है। 9 का मान कितना होगा? तो 27 एम है, ठीक है। 27 एम 3 एन ये हमारा हो गया, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इजिक्वल टू 27/3 गुना 5 - 6 + 9, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह इजिक्वल टू 9 गुना 5 - 6 + 9। प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 45 - 6 + 9, यानी प्रश्नवाचक 54 - 6 इक्वल टू 48। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। Z1 Y4 और X9, ठीक है। Z1 मतलब Z के ठीक एक अंक के बाद पहले Y आता है, Z के ठीक एक अंक पहले Y आता है, Y के ठीक एक अंक पहले X आता है और X के ठीक एक अंक पहले W आता है, ठीक है। उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 के स्क्वायर 2 करेंगे तो 4, 3 के स्क्वायर 9 करेंगे तो 3 के स्क्वायर 2 करेंगे तो 9। उसी तरह से यहाँ पर 4 ले लेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि W16। निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों का एक समूह दिया गया। प्रत्येक समूह के अक्षर किसी न किसी तर्क नियम संबंध के आधार पर उस समूह के अक्षरों से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के समूह को चुनिए जो ठीक तर्क नियम संबंध के अनुसरण करते हैं। A G B के C P, ठीक है। तो A के ठीक एक अंक के बाद B आता है, B के ठीक एक अंक के बाद C आता है, ठीक है। उसी तरह से G के 4 अंक के बाद K आता है और K के ठीक 5 अंक के बाद जो है वो F आता है, P आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से F G Q और H भी ले लेंगे। इसी तरह से दर्शाएंगे अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार। निम्नलिखित संख्या से इनका गलत संख्या गया 10, 17, 26, 36, 50 है, ठीक है। तो 10 + 7 तो 17, ठीक है। 17 + 9 = 26, ठीक है। 17 + 9 = 26, 26 + 11 = 37 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 36 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 36 गलत है, ठीक है। और 37 + 13 कर देंगे तो 50।
छह निर्देशक मंडल ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोल मेज के पारित बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक क्रम में बैठे हों। बी डी के विकर्णीय रूप से सामने है, लेकिन एफ के बाएं हैं, और डी सी और ई के बीच में है। वामावर्त दिशा में ए से 120 डिग्री कौन है? ठीक है, ए से 120 डिग्री कौन है? तो 120 डिग्री जो है वो एफ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो अंग्रेजी, हिंदी और फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं। उनमें से कितने फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो कितने, तो फ्रांसीसी पढ़ सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या करेंगे? 4 + 5 + 10 + 22, यानी टोटल 41 जो है वो फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। यानी मैं आपको इस तरह पहले भी बताई, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कितना समझे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न के कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों के आधारित पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानने भले वह समान रूप से ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते, सभी निष्कर्ष पढ़े और उस निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण का कथन है। कुछ के एम है, दूसरा कोई एल ए नहीं है, कोई भी ए के नहीं है। निष्कर्ष है कुछ के ए नहीं है, कुछ एम ए नहीं है, कुछ एल ए नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें निष्कर्ष है करता है वो है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, सभी निष्कर्ष क्या अनुसरण करते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो पैटर्न को पूर्ण करेगी यह आकृति। एक ही पासे, एक ऐसे पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाएगी जिससे 6 पृष्ठों में से कोई प्रत्येक 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। संख्या 1 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ कौन सी संख्या है? ठीक है, तो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है, ठीक है, यानी कि इसमें जो संख्या है वो है 2। ठीक है, 2 जो है वो में एक वाले पृष्ठ से विपरीत पृष्ठ की संख्या होगी। वह संख्या युग्म चुने जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार संख्या अन्य युग्मों से संबंधित है, यानी 6 और 42। ठीक है, 6 और 42 है। उसके बाद 1 2 है, 3 30 है और 4 38 है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 2 को ले लेते हैं। 1 2 को लेते हैं तो 1 क्यू, ठीक है, यानी 1 = 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, अब 3 और 30 है। ठीक है, तो 3 का क्यू, ठीक है, +3 यानी कि 27 + 3 यानी कि 30। ठीक है, अब 4 और 68 है, तो 4 का क्यू +4 तो 64 + 4 = 68। ठीक है, उसी तरह से 6 और 42 है। ठीक है, 6 और 42 है, तो 6 के स्क्वायर +6, ठीक है, यानी कि 36 + 6 = 42। ठीक है, 42। निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त वेटरों को दर्शाता है, आयत अस्थायी कर्मचारियों को दर्शाता है और त्रिभुज शिक्षित लोगों को दर्शाता है। दी गई संख्या में उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने वोटर हैं जो शिक्षित लोगों का अस्थायी कर्मचारी नहीं है? तो जो अस्थायी कर्मचारी नहीं है वो है 38। ठीक है, 38। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे सबसे पहले शब्द का है। वाहन, गैराज और घोड़े। तो वाहन का स्थायी रूप से गैराज में पार्क में किया जाता है, उसी प्रकार घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। 30 + 70/7 × 5 - 20 = 5, यानी कि 35 - 70/7 × 5 + 20 = 5, यानी 35 - 10 × 5 + 20 = 5। 35 - 50 + 20 = 5, यानी कि 55 - 50 = 5, यानी 5 = 5। तो जो इन चिन्हों को बदल देने पर प्लस और माइनस,
एक कूट भाषा में फ्लेवर को VUROLFL के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोडियम को, ठीक है, सोडियम को किस तरह लिखा जाएगा, तो उसे लिखा जाएगा USOMID। दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समानता और एक असंगत है, उसे संगत विकल्प का, यानी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। तो मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, क्योंकि कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट युक्ति है जो कि चित्र के रूप में सूचना दर्शाता है, और माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक इनपुट युक्तियां हैं, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी वो आकृति आएगी। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? 28, 43, 73, 133, 253, ठीक है। तो 28 प्लस 15 तो 43, 43 प्लस 30 73, 73 प्लस 60 133, 133 प्लस 120 253, 253 प्लस 240 493। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति के पहली आकृति से है, तो वो है ये। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर जो संख्या का चयन कर जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो मैं इस तरह के सवाल आप लोगों को पहले भी बताई हूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं इस सारे सवाल जो आप लोगों को बताई हूँ पहले बता चुकी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँच रहा है और सफल हो रहा है। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उनमें से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो जो भिन्न आकृति है वो ये आकृति है। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? 35, 33, 99, 55, 475 है, ठीक है। तो इसमें जो आएगी वो यानी 35 - 2 तो 33, ठीक है, और 33 गुना 3 तो 99, 99 - 4 = 95, ठीक है। 95 गुना 5 = 475, और 475 - 6 = 469। तो वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी भी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी क्वेश्चन को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आप लोगों से मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं हर दिन खुद से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बताऊँ जिससे आप लोगों में कन्फ्यूजन हो और आप लोगों को समझ में ना आए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बताऊँ अच्छे से बताऊँ, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँच रही है और सफल हो रही है। थैंक यू सो मच।